नमस्कार, स्वागत है आपका द इकोनॉमी जंक्शन की इस कक्षा में। कैसे आप सभी लोग? आशा है कि आप लोग बिल्कुल अच्छे, स्वस्थ हैं और आपकी क्लासेस और पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही है। तो स्वागत है सभी का इस कक्षा में, सभी लोग तेजी से जुड़ जाइए। तो आज हम लोग बात करेंगे कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के बारे में बात करेंगे, यानी सीआरआर और एसएलआर के बारे में बात करेंगे। ये भी आपकी मॉनेटरी पॉलिसी के क्वांटिटेटिव मेथड के ही टूल्स है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और सीआरआर और एसएलआर समझने के लिए उससे पहले कुछ हमें जानकारी, बैंक से रिलेटेड जानकारी लेनी पड़ेगी कि बैंक कितने टाइप्स के डिपॉजिट को अपने पास रखता है। यानी बैंक्स के डिपॉजिट को देखेंगे और बैंक जो डिपॉजिट अपने पास रखता है उसको डिपॉजिट डिपॉजिट के साथ साथ उसको लाइबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम सीआरआर को देखेंगे, एसएलआर को देखेंगे, तो वहां पे एक टर्म आता है एनडीटीएल। एनडीटीएल यानी नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी। तो नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी को सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। और आपको जो इसमें नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी है, तो इसमें आपके डिमांड लाइबिलिटी और टाइम लाइबिलिटी को समझना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम सीआरआर को और एसएलआर को आसानी से समझ लेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की कक्षा का। पॉइंट यहां पे डालेंगे, पॉइंट यहां पे आप डालेंगे सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर हेडिंग यहां पे दे देंगे सीआरआर, सीआरआर और एसएलआर, एसएलआर। ठीक है ना। और इसी से जुड़ा हुआ एक टर्म है, इसी से जुड़ा हुआ एक टर्म है, इसको हम देखेंगे एनडीटीएल के बारे में। एनडीटीएल, एनडीटीएल यानी नेट डिमांड, नेट डिमांड, नेट डिमांड टाइम, नेट डिमांड टाइम, टाइम लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज। ठीक है, हाँ जी। निवल मांग सावधि देता, इसका क्या हो जाएगा? निवल कहिए, निवल को हम शुद्ध भी कहते हैं, तो शुद्ध मांग सावधि, सावधि देता, देता, इसको हम समझेंगे। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले हम एनडीटीएल को समझे। एनडीटीएल को यहां पे हम लोग क्या करें, सबसे पहले समझे। आइए देखते हैं, ध्यान से सारी चीजों को समझिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले कुछ हमें यहाँ पे बैंक डिपॉजिट के बारे में हम जानते हैं। बैंक डिपॉजिट के बारे में चीजों को समझते हैं कि बैंक कितने प्रकार के डिपॉजिट, कितने प्रकार की जमाएं अपने पास रखती है। तो सामान्यतः बैंक के पास 4 तरीके की जमा को हम देखते हैं। बैंक, और ये भी आपको समझने की जरूरत है कि बैंक और पब्लिक के बीच में किस प्रकार का रिलेशन होता है। तो पहले रिलेशन को समझते हैं, फिर डिपॉजिट को समझते हैं, फिर एनडीटीएल को समझते हैं, फिर उसके बाद हम सीआरआर और एसएलआर को यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग दे दीजिएगा। देखिए, ये है आपका बैंक, ये क्या है? आपका बैंक। हाँ जी, ये क्या है? आपका बैंक। ठीक, ये बैंक है। ठीक है ना, इसमें सारे प्रकार के बैंक आ जाएंगे। और ये है कुछ पब्लिक लोग, ये क्या है? ये है कुछ पब्लिक। इस फिगर को समझिएगा। ठीक है, ये पैसा यहां पे क्या करते हैं? ये पैसा यहां पे डिपॉजिट करते हैं। ये पैसा यहां पर क्या करते हैं? डिपॉजिट करते हैं। डिपॉजिट करते हैं यानी जमा करते हैं। मनी को क्या करते हैं? मनी को जमा करते हैं। ठीक है, कुछ जमा करने वाले हैं, यानी बैंक के पास कुछ लोग जो है जमा करने वाले हैं, कुछ पैसा लेने वाले भी हैं, कुछ क्या है? पैसा लेने वाले भी हैं। जैसे ये क्या है? हाँ, ये लोग जो है पैसा लेने वाले हैं। ये लोग क्या है? पैसा लेने वाले हैं। तो ये बैंक से क्या होता है? ये बैंक से पैसा लेते हैं। ठीक है, यानी मनी का यहां से ट्रांसफर होता है। मनी का यहां से ट्रांसफर होता है। ठीक है, चलिए हाँ जी, अब देखेंगे। इतनी सारी चीजों को समझ लेने के बाद थोड़ा सा और भी इसके बारे में आप जानकारी यहाँ पे
इकट्ठा करिए, फिर उसके बाद सारी चीजों को यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे। अब इन्होंने जो जमा किया, अब इन्होंने पैसा यहां पे जमा किया, एक शब्द आता है कि इन्होंने पैसा जमा किया। ठीक है, तो ये इनका, इनके लिए ये पैसा जो है ना, ये जो जमा राशि है, ये एसेट हो जाएगा। इसको समझना जरूरी है, एसेट। और बैंक के लिए क्या हो जाएगी? बैंक के लिए ये जो जमा पूंजी है, बैंक के लिए जो जमा पूंजी है, जो लोगों ने जमा किया गया, जमा पूंजी लोगों के द्वारा, लोगों के द्वारा, लोगों के द्वारा जो जमा पूंजी है, ये क्या हो जाएगा? इसको हम बैंक की भाषा में हम इसको लायबिलिटी कहते हैं। इसको हम लायबिलिटी कहते हैं, लायबिलिटी कहते हैं। देता कहिए, देता कहिए, या देनदारियां, या देनदारियां, देनदारियां। ठीक है, अब आइएगा, अब बैंक इनको पैसा दे रहा है, बैंक इनको पैसा दे रहा है। ठीक है, तो बैंक इनको पैसा दे रहा है, तो इनके लिए क्या हो जाएगी? इनके लिए पैसा जो है लायबिलिटी हो जाएगी, लायबिलिटी, लायबिलिटी हो जाएगी, यानी वही देयता हो जाएगा, वही देयता हो जाएगा। और बैंक के लिए क्या हो जाएगा? बैंक के लिए क्या हो जाएगा? बैंक के लिए यहां पे एसेट हो जाएगा। बैंक के लिए क्या हो जाएगा? एसेट हो जाएगा। अब देखिए, ये है जमा करने वाले लोग, ये क्या है आपका? ये है आपका मुद्रा जमा करने वाले, जमा करने वाले, जमा करने वाले लोग, जमा करने वाले लोग, जमा करने वाले लोग। बदले में, बदले में बैंक, बदले में बैंक इन्हें, इन्हें ब्याज देता है, इन्हें ब्याज देता है, बदले में बैंक इन्हें ब्याज देता है। ये क्या है? ये है आपका उधार लेने वाले लोग। ये क्या है यहां पे? बैंक से, बैंक से उधार, बैंक से उधार लेने वाले, बैंक से उधार लेने वाले लोग। ठीक है, ये बैंक इनसे, बैंक इनसे ब्याज लेता है, बैंक इनसे ब्याज लेता है, बैंक इनसे ब्याज लेता है। ठीक है, चलिए जी, अब समझेंगे। ये सीक्वेंस को समझना जरूरी है, ये सीक्वेंस को समझना जरूरी है। देखिए, जब हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल इकोनॉमी के बारे में, वित्तीय अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं, जहां पे मुद्रा का लेन देन होता है, जहां पे पैसे की खरीद बिक्री होती है, पैसे का लेन देन होता है, उसको हम फाइनेंशियल इकोनॉमी कहते हैं, फाइनेंस इकोनॉमी कहते हैं, फाइनेंस, फाइनेंस अकाउंट, इसको सीधे भाषा में हम लोग बोल देते हैं। तो यहाँ पे हमने कहा कि बैंक जो है अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। बैंक अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी भूमिका इस तरीके से निभाता है कि ये बचत का, जो सामान्य लोग बचत करते हैं, उस बचत का अर्थव्यवस्था में गतिशीलन करता है। जैसे मान लीजिए बैंक ना होता तो हम पैसा अपने पास रखते हैं। अब क्या होता है कि बैंक में अब हम अपने पास पैसा ना रख के बैंक के पास रखते हैं, और बैंक क्या करता है? जरूरतमंद लोगों को पैसा उधार में देता है। अब यहाँ पे दो शब्द आता है, एक है यहाँ पे एसेट। अब यहाँ पे दो शब्द आता है, इस एसेट को समझिएगा, इस एसेट को समझिएगा और इस लायबिलिटी को समझिएगा। ये होता क्या है? एसेट और लायबिलिटी समझिएगा। एसेट को आप अपनी संपत्ति भी मान सकते हैं, संपत्ति बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, जब हम बैंक के पास अपना पैसा जमा करते हैं ना, जब बैंक के पास हम अपना पैसा जमा करते हैं, तो ये जमा पूंजी, ये लोग जो है, जो बैंक में अपना पैसा जमा कर रहे हैं, जमा करने वाले लोग हैं, तो ये इनकी संपत्ति होती है जो कि बैंक में जमा करते हैं। और बैंक के लिए ये पैसा जो है, ये पैसा क्या होता है? लायबिलिटी होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लोगों ने 1000 करोड़, लोगों ने 1000 करोड़ रुपया बैंक में जमा किया।
लोगों ने 1000 करोड़ रुपया बैंक में जमा किया। तो बैंक की ये देनदारी है, बैंक की संपत्ति नहीं है। हमने अपना पैसा आपके पास जमा किया है, हमने अपना पैसा आपके पास जमा किया है, जब चाहे हम ले लेंगे, आपको केवल रखना है। तो आपने मेरा पैसा रखा है, तो आपके लिए ये लायबिलिटी है, देता है। लायबिलिटी का मतलब क्या है कि वापस हमको एक समय के बाद आपको देना होगा। तो याद रखिएगा, जब जमा करने वाले लोग और बैंक के बीच रिलेशन की बात आएगी, जब पैसा जमा करने वाले लोग और बैंक के बीच में रिलेशन की बात आएगी, तो ये जो जमा करने वाले लोग हैं, जो अपना पैसा जमा किए हैं, इनके लिए जमा की गई जो यहाँ पे जमा पूंजी है, जैसे 1000 करोड़ यहाँ पे जमा किए, तो ये लोगों का एसेट होगा। लेकिन बैंक के लिए क्या होगा? लेकिन बैंक के लिए क्या होगी? ये जमा पूंजी लोगों के द्वारा, ये बैंक के लिए क्या होगी? ये बैंक के लिए लायबिलिटी होगी। समझ में आ रहा है? क्योंकि वापस उनको एक समय में चुकाना पड़ेगा, जब लोग मांगेंगे तो आपको देना पड़ेगा। समझ में आ गया? अब आइए, तो ये तो देखे हमने कि जमा करने वाले लोग और बैंक के बीच रिलेशन। तो यहाँ पे फिर से बार बार आपको इसलिए बोल रहे हैं कि आपके दिमाग में ये चीजें बैठ जाए, ये आपके दिमाग में बैठ जाए। इसलिए ये बार बार आपसे बोल रहे हैं कि ये आपके दिमाग में जो है ना, ये आपके दिमाग में बैठ जाए, ये बातें आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, तो यहां पे हमने इन दोनों का रिलेशन देख लिया कि जमा करने वाले लोग जो पैसा अपना बैंक में जमा करते हैं, उनकी, लोगों की ये संपत्ति होती है, एसेट होता है, और बैंक के लिए क्या होता है? लायबिलिटी। अब आइए इनके बीच में, अब ये क्या है? ये भी लोग ही हैं, लेकिन ये बैंक से उधार ले रहे हैं। ये बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, बदले में बैंक इनको ब्याज देता है। ये बैंक के पास अपना जमा कर रहे हैं पैसा, और बदले में बैंक इनको ब्याज देता है। अब इनके और इनके बीच में रिलेशन देखिए, इनके बीच में रिलेशन देखिए। अब बैंक से कुछ लोग क्या करते हैं? जरूरत पड़ने पे होम लोन लेते हैं, कार लोन लेते हैं, एजुकेशन लोन लेते हैं, यानी बैंक से लोन लेते हैं, पैसा लेते हैं। ठीक है, तो जब बैंक जो है इनको पैसा देता है, तो इनके लिए जब इनको दिया पैसा ना, तो ये पैसा ऐसा तो नहीं है कि हमेशा के लिए दे दिया, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, 1 साल के लिए पैसा दिया, वापस ये पैसा इनको चुकाना पड़ेगा। तो वापस ये पैसा जो है इनको एक समय के बाद चुकाना पड़ेगा। तो इन दोनों के बीच में देखा जाए ना, तो जैसे हमने कहा कि बैंक ने इनको क्या किया? बैंक ने इनको 500 करोड़ का क्या के दिया? 500 करोड़ का ऋण दिया। तो ये जो ऋण है ना, इन लोगों के लिए वापस एक समय के बाद चुकाना होगा। इनके लिए क्या है? इन लोगों के लिए लायबिलिटी है, देनदारी है, देता है, और ये बैंक का यहां पर क्या हो जाएगा? और बैंक का यहां पे एसेट हो जाएगा, बैंक का यहां पे एसेट हो जाएगा इन दोनों के बीच में। ठीक है, बैंक यहां पे इन दोनों के बीच में, और जब इन दोनों की यहां पे जब बात आएगी, तो इसका एसेट और बैंक की लायबिलिटी। समझ में आ गया? क्लियर आ गया सारी बातें? तो यहां पे एक पॉइंट यहां पे आप नोट कर लीजिए, एक पॉइंट यहां पे आप नोट कर लें कि आपको हमेशा याद रहे, लिखिएगा। हाँ जी, बैंक, यहां पे नोट में एक पॉइंट आप लिखेंगे, बैंक अर्थव्यवस्था में, बैंक अर्थव्यवस्था के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लोगों के द्वारा किया गया बचत यानी सेविंग्स, लोगों के द्वारा किया गया बचत बैंक के द्वारा ही अर्थव्यवस्था में
इस बचत का गतिशीलन किया जाता है। इस बचत का गतिशीलन किया जाता है। इस बचत का गतिशीलन किया जाता है। अर्थात 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 ये बचत अर्थव्यवस्था के विकास में काम आता है। हाँ जी, एक पॉइंट ये लिख लिया। अगला पॉइंट यहां पर लिखिएगा, बैंक अर्थव्यवस्था में मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। बैंक अर्थव्यवस्था में मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। अर्थात कुछ लोग अपनी बचत को बैंक में जमा करते हैं। अर्थात कुछ लोग अपनी बचत को बैंक में जमा करते हैं। यह बचत जमा करने वाले लोगों के लिए उनकी संपत्ति है। उनकी संपत्ति है। जबकि यह जमा पूंजी बैंक के लिए देता यानी लायबिलिटी बैंक के लिए देता है। बैंक के लिए क्या है? देता है। अब आइएगा, अब एक दूसरा पक्ष यहां पर देखते हैं। बैंक के लिए देता है। दूसरी तरफ बैंक कुछ लोगों को जरूरत के हिसाब से कुछ लोगों को जरूरत के हिसाब से ऋण देता है। इस संदर्भ में बैंक जिनको ऋण देता है, जिनको ऋण देता है उनके लिए यह ऋण देता यानी लायबिलिटी, उनके लिए यह ऋण देता है। जबकि बैंक के द्वारा दिया गया ऋण बैंक के लिए संपत्ति यानी एसेट, बैंक के लिए संपत्ति है। चलिए,
तो ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। ये टर्म्स जो है आपको ये पूरा का पूरा फिगर जो है समझने के लिए मदद करेगा कि इन दोनों के बीच में अगर रिलेशन की बात देखें तो ये बैंक के पास पैसा जमा कर रहे हैं तो जमा की गई राशि इनके लिए संपत्ति होगी और बैंक के लिए क्या होगा, और बैंक के लिए लायबिलिटी होगा। जब इन दोनों का रिलेशन देखें, जब इन दोनों का रिलेशन हम देखें, ठीक है, तो ये क्या है, ये आप देख रहे हैं ये जमा करता है, यहां पर क्या है ये जमा करता, ये जमा करता है, और ये क्या है आपका ऋण लेने वाले, ये क्या है ऋण लेने वाले, ये आपका ऋण लेने वाले, ऋण लेने वाले हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में अगर संबंध को देखें तो दिया गया, इनको दिया गया जो ऋण है, दिया गया पैसा है, वो बैंक का एसेट होगा और इनके लिए क्या होगा, लायबिलिटी होगा, इनके लिए लायबिलिटी होगा। समझ में आ गया? अब आइए, वही बातें हमने यहां पर लिख दिया कि बैंक अर्थव्यवस्था के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लोगों के द्वारा जो किया गया बचत होता है, लोग जो बचत करते हैं ना, ये बचत बैंक में ले जाके जमा करते हैं। इसी बचत का बैंक क्या करता है, बैंक के द्वारा अर्थव्यवस्था में इसका गतिशीलन किया जाता है। यानी पैसा ये अर्थव्यवस्था में रोटेट करवाने का काम कौन करता है? अगर पैसा अर्थव्यवस्था में रोटेट ना हो, पैसा अर्थव्यवस्था में घूमे नहीं, तो अर्थव्यवस्था का विकास जो है ना एक तरीके से रुक जाएगा। पैसा का काम ही है खरीद बिक्री करना, पैसा का काम क्या है, खरीद बिक्री करना। और अगर पैसा आप पे घर में बक्से में बंद करके रख देंगे तो ये ना आपके लिए फायदेमंद है ना देश के लिए फायदेमंद है। तो आपके लिए और देश के लिए फायदेमंद तभी होगा जब ये पैसा अर्थव्यवस्था में घूमेगा। जब मुद्रा जो है अर्थव्यवस्था में घूमेगा तो ये देश की अर्थव्यवस्था के विकास में भागीदार बनेगा। तो ये पैसा अर्थव्यवस्था में घुमाने का काम कौन करता है? ये घुमाने का काम बैंक करता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने लिखा कि बैंक के द्वारा ये बचत जो है, बचत का गतिशीलन किया जाता है, अर्थात ये बचत अर्थव्यवस्था के विकास में काम आता है। अब आइए, दूसरी तरफ एक पॉइंट हमने लिखा कि बैंक अर्थव्यवस्था में मध्यस्थ की भूमिका निभाता है, अर्थात कुछ लोग अपनी बचत को बैंक में जमा करते हैं। यह बचत जमा करने वाले लोगों के लिए तो संपत्ति है, जमा करने वाले लोगों के लिए संपत्ति है, जबकि यह जमा पूंजी बैंक के लिए क्या है, देता। वही हमने देखा, वही आपको बताया, ठीक है। दूसरी तरफ बैंक कुछ लोगों को जरूरत के हिसाब से ऋण देता है। इस संदर्भ में बैंक जिनको ऋण देता है उनके लिए ये ऋण देता है, जबकि बैंक के द्वारा दिया गया ऋण संपत्ति है। ये बात को याद रखें। अब आइए, अब यहाँ पे 4 प्रकार की मुख्य रूप से जमाएं होती है। अगर हम जमा की बात करें ना, बैंक डिपॉजिट की अगर हम बात करें, यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिएगा बैंक डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट। अगर ये जमा की अगर हम बात करें ना, तो देखिए हम 4 ऐसे नाम सुनते हैं, आप लोग भी नाम सुने होंगे। जैसे एक होता है करेंट अकाउंट डिपॉजिट, एक होता है करेंट अकाउंट डिपॉजिट, करेंट अकाउंट डिपॉजिट। दूसरा जो होता है सेविंग अकाउंट, दूसरा होता है सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, ठीक है। तीसरा, यहाँ पे तीसरा क्या होता है आपका, तीसरा जो होता है रिकरिंग अकाउंट डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट। क्या होता है, रिकरिंग डिपॉजिट। चौथा होता है, चौथा आपका टाइम डिपॉजिट, जिसको आप एफडी कहते हैं ना, जिसको आप एफडी कहते हैं। चौथा आपका क्या होता है, एफडी, फिक्स डिपॉजिट। ये क्या होता है आपका, फिक्स्ड डिपॉजिट, ये होता है ना। देखिए अपना पैसा आप इन्हीं 4 जगह पे रखते हैं, अपना पैसा इन्हीं 4 जगह पे रखते हैं। या तो आप अपना पैसा करेंट अकाउंट में रखेंगे, अपना पैसा क्या करेंगे, या तो आप अपना पैसा करेंट अकाउंट में रखेंगे, या आप अपना पैसा सेविंग अकाउंट में रखेंगे, या आप अपना पैसा रिकरिंग डिपॉजिट में रखेंगे। आरडी करवाते हैं ना, शॉर्ट में इसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट में इसको हम आरडी कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, एफडी कहते हैं। इसको एफडी यानी आवर्ती जमा, ये क्या है आपका, आवर्ती जमा। तो ये 4 प्रकार से हम पैसा अपना रखते हैं, या तो करेंट अकाउंट में, या तो सेविंग अकाउंट में, या तो रिकरिंग डिपॉजिट के तौर पे रखते हैं, आरडी के तौर पर, या हम अपना पैसा एफडी के तौर पर रखते हैं। अब इन दोनों को हम कंबाइंड रूप से क्या कहते हैं,
इन दोनों को हम कंबाइंड रूप से कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। इसको हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट कहते हैं या लाइबिलिटी कहते हैं, या लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्योंकि बैंक में आप रखते हैं ना, ये क्या है, बैंक डिपॉजिट। इन दोनों को हम क्या कहते हैं, इन दोनों को हम कहते हैं टाइम डिपॉजिट। इनको हम कहते हैं टाइम डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट कहते हैं, या हम इसको लाइबिलिटी कहते हैं, या इसको हम क्या कहते हैं, लाइबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये चार प्रकार की जमाएं होती है। आप इसको ऐसे भी चार प्रकार की जमाएं, ये क्या है आपका चालू खाता, ये क्या हो गया आपका, ये आपका चालू खाता जमा, इसको हम चालू खाता जमा। ये आपका क्या हो जाएगा, बचत खाता, ये आपका बचत खाता जमा। ठीक है, ये आपका क्या होगा, आवर्ती जमा, इसको हम क्या कहते हैं, आवर्ती जमा। ऊपर लिख देते हैं आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका आवर्ती जमा, आवर्ती जमा। और ये जो होता है आपका फिक्स जमा, फिक्स जमा यानी सावधि जमा इसको कहते हैं, कुछ समय के लिए इसको आप फिक्स जमा यानी सावधि जमा। अब देखिए, अब यहां पे जो हमने कहा कि इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं, यानी मांग जमा या देता कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मांग जमा देता कहते हैं, इसको हम मांग जमा या देता कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, सावधि जमा या देता कहते हैं, सावधि जमा या देता कहते हैं। देखिए यही होता है, ये टोटल चार प्रकार का जो है ना, ये टोटल चार प्रकार की बैंक में की गई जमा होती है। तो जो भी बैंक में हम जमा करते हैं, ये बैंक के लिए क्या होता है, ये चार तरीके से हम बैंक में अपना पैसा रखते हैं। ठीक है ना, या तो आप अपना पैसा करेंट में, या तो सेविंग में, या तो आरडी में, या तो एफडी में रखेंगे। तो इन दोनों को हम डिमांड डिपॉजिट इसलिए कहते हैं कि जब भी हम बैंक से कहें मेरा पैसा दो, तो बिना कोई पेनाल्टी के लिए हमको तुरंत पैसा दे देगा। कोई है रोक टोक इस पे कोई रोक टोक नहीं है। करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट में आप अपना पैसा रखिए, निकालिए, कोई रोक टोक नहीं है। करेंट अकाउंट पे तो बिल्कुल रोक टोक नहीं है, सेविंग अकाउंट में भी एक तरीके से रोक टोक नहीं है। लेकिन ज्यादा पैसे का लेन देन सेविंग अकाउंट में करेंगे, बहुत ज्यादा पैसे का लेन देन सेविंग अकाउंट में करेंगे, तो बैंक में आप नजर में आएंगे, बैंक आपको बुला के पूछेगा कि ये सेविंग अकाउंट के लिए इतना लेन देन नहीं है, उसका एक लिमिट होता है। करेंट अकाउंट में तो कोई लिमिट नहीं है, जितना पैसे का लेन देन करिए। सेविंग अकाउंट में थोड़ा सा लिमिट होता है, लेकिन पैसा आप दिन भर में जितना जमा करना चाहे जमा करिए। इसमें इन दोनों में जितना जमा करना जमा करिए, जितना निकालना है निकालिए, बैंक आपसे जनरली सवाल नहीं पूछेगा। लेकिन ये आरडी और एफडी होता है ना, ये पैसा कुछ समय के लिए आप जमा करते हैं। आरडी एफडी में आप पैसा कुछ समय के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 8 साल के लिए, 1 साल के लिए, यानी कुछ समय विशेष के लिए, उससे पहले अगर आप पैसा निकालते हैं तो आपको ब्याज दर में आपको पेनाल्टी कट जाती है। पैसा तो मिल जाएगा लेकिन आपको पेनाल्टी कट जाएगा। तो ये क्या है आपका, इसीलिए इसको हम मांग जमा कहते हैं। इसको मांग जमा हम इसलिए कहते हैं कि जब चाहे निकाल ले, जरूरत पड़ने पर जब चाहे निकाल ले। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझने के लिए हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे नोट में मांग जमा का मतलब क्या हुआ। मांग जमा का मतलब आपका ये हुआ कि जब चाहे पैसा यानी मनी, जब चाहे पैसा निकाल सकते हैं, जब चाहे पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, जब चाहे पैसा निकाल सकते हैं। और यहाँ पे आपका सावधि जमा में क्या होगा, सावधि जमा में एक निश्चित अवधि में ही, एक निश्चित अवधि में ही, एक निश्चित अवधि के बाद ही पैसा निकाल सकते हैं।
पैसा निकाल सकते हैं, एक निश्चित अवधि के बाद ही पैसा निकाल सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब एनडीटीएल क्या है, अब एनडीटीएल क्या है, अगर हम बात करें एनडीटीएल तो इन चारों को ही हम एनडीटीएल कहते हैं। अगर हम बात करें ना तो इन चारों को हम क्या कहेंगे, इन चारों को यानी इन दोनों को ही हम क्या कहेंगे, इन दोनों को ही सामान्य भाषा में हम एनडीटीएल कहेंगे। ये दोनों जो है ना, ये दोनों प्रकार की जो लायबिलिटी है, ये दोनों प्रकार की जो लायबिलिटी है, ठीक है, करेंट अकाउंट, ये डिमांड डिपॉजिट, करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट को डिमांड डिपॉजिट, रिकरिंग और फिक्स डिपॉजिट को टाइम डिपॉजिट, इन्हीं को हम कहते हैं एनडीटीएल। इसी को हम कहते हैं एनडीटीएल यानी नेट डिमांड, इसी को हम क्या कहते हैं, नेट डिमांड टाइम, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, लायबिलिटी, इसी को हम क्या कहते हैं, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। तो आ गया कि नहीं आ गया, देखिए यहां पे आ गया, देखिए यहां पे स्पष्ट रूप से आ गया, क्या है, नेट, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। तो देखिए ये क्या है, आपका डिमांड लायबिलिटी है, डिपॉजिट ही लायबिलिटी होता है, क्योंकि बैंक के पास हमने पैसा जमा किया तो बैंक के लिए क्या है, लायबिलिटी। तो ये क्या, देखिए यहां पे एक शब्द है डिमांड लायबिलिटी, तो ये क्या हो जाएगा, डिमांड लायबिलिटी। ये क्या है, टाइम लायबिलिटी, तो ये क्या हो जाएगा, टाइम लायबिलिटी। तो एनडीटीएल का मतलब क्या होता है, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। समझ में आ गया पूरी बातें। तो अब यहां पे आपको ये समझ में आ गया होगा, यहां पे ये समझ में आ गया होगा कि बैंक और इनके बीच में क्या रिलेशन है। ये पैसा जमा करने वाले हैं, ये पैसा जमा करते हैं बैंक के पास और ये बैंक से पैसा लेते हैं, तो इनके बीच का रिलेशन, ठीक है। और ये डिपॉजिट जो है चार प्रकार का, हमने आपको कहा था कि सीआरआर एसएलआर को समझने के लिए पहले एनडीटीएल को समझना पड़ेगा और इसको समझने के लिए पहले यहाँ पे डिपॉजिट को समझना पड़ेगा। तो इन दोनों को रिलेशन को देखते हुए हमने यहाँ पे बैंक की भूमिका का यहाँ पे वर्णन कर दिया, फिर यहाँ पे बैंक डिपॉजिट के बारे में हमने यहाँ पे चर्चा करिया कि ये चार प्रकार से पैसा आप रख सकते हैं। इन दोनों को, करेंट और सेविंग को डिमांड डिपॉजिट कहते हैं और रिकरिंग आरडी और एफडी को टाइम डिपॉजिट कहते हैं। इन्हीं चारों का मिला जुला रूप, इन्हीं चारों को मिला देंगे तो हम क्या कहते हैं, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी कहते हैं, एनडीटीएल कहते हैं, ठीक है। मांग जमा क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जब चाहे पैसा जमा करें निकाले, सावधि जमा में एक निश्चित अवधि के बाद ही पैसा निकाल सकते हैं, एक निश्चित अवधि तक पैसा इसमें जमा होता है। समझ में आ गया। तो कल की कक्षा में हम बात करेंगे, अब आपको सीआरआर और एसएलआर समझना आसान है। तो सीआरआर और एसएलआर कल की कक्षा में हम बात करेंगे। सामान्य भाषा में आपको इतना बता देते हैं कि बैंकों की जमा पूंजी यानी एनडीटीएल, बैंकों की कुल जमा पूंजी यानी एनडीटीएल का वह निश्चित भाग जो आरबीआई अपने पास जमा कर लेता है उसको सीआरआर कहते हैं, ठीक है। सीआरआर क्या है, बैंकों की कुल जमा पूंजी यानी एनडीटीएल का वह निश्चित भाग या अनुपात जो आरबीआई अपने पास जमा कर लेता है उसको सीआरआर कहते हैं। एसएलआर किसको कहते हैं, बैंकों की कुल जमा पूंजी का वह निश्चित भाग यानी एनडीटीएल का वह निश्चित भाग या अनुपात जो आरबीआई के निर्देशानुसार खुद बैंकों को अपने पास रिजर्व के तौर पे रखना पड़ता है, उसको एसएलआर कहते हैं। चलिए, तो कल इसको और हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे। आज के लिए इतना ही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।